सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इफ्को किसान की ओर से मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पुनः आज हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं। लाइव सेशन में ऐसे तो मैं 5 मिनट पहले ज्वाइन करता हूं, पर थोड़ी सी आज टेक्निकल कमी की वजह से थोड़ा सा आज विलंब हुआ। विलंब के लिए क्षमा। जैसा कि आप जानते हैं, आज लगभग ये 6वां हफ्ता चल रहा है। लगभग 2 महीने अब पूरे हो जाएंगे इस ये लाइव सेशन को लेके, और आशा करते हैं कि ये जो कोरोना आपातकाल में, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो हम मुख्य लक्ष्य लेके चले थे कि किसान भाइयों को प्रतिदिन कृषि एवं उससे जुड़े हुए जितनी भी गतिविधियां हैं एवं कार्य हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या किसान भाइयों को इस आपातकाल में भी हम नहीं आने देंगे। इसीलिए हमने ये, जिसको कहते हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म, हमने ये तैयार किया। और यही एक ऐसा पूरे भारतवर्ष में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान भाई स्वतः जुड़ते हैं, वो अपने सवाल जवाब करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तथा अपनी कौतूहलता, अपनी समस्याएं हमारे विशेषज्ञों को बताते हैं। ऐसे तो आपने देखा होगा कि कई जो है प्लेटफॉर्म्स पे आजकल, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं और कई बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, परंतु हमारा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है किसान भाई स्वतः जुड़ते हैं और एक किसानों के लिए एकल मंच है, एकल प्लेटफॉर्म है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक नए विषय के साथ, एक नए ज्वलंतशील मुद्दे के साथ, एक ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं। आज का जो विषय है, इसका शीर्षक, इसका टाइटल मैं आप सभी को बता दूं। आज हम ऐसी फसल के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्य जनजीवन में एनर्जी की आपूर्ति, शक्ति की आपूर्ति का जो मुख्यतः स्रोत है, वो है ये फसल। जी हाँ, आज हम गन्ने के विषय में चर्चा करेंगे और आज के हमारे विषय का जो शीर्षक वो है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य तथा रोग एवं कीट प्रबंधन। क्योंकि गन्ने की फसल अभी इस अवस्था में है जिसमें काफी रोग एवं कीटें लग रही हैं तथा कई किसानों के जो है रिक्वेस्ट से, कई हमारे किसान भाई बहनों के जो है रिक्वेस्ट से हमने ये टॉपिक आज जो है सुनिश्चित किया, ये जो है विषय हमने सुनिश्चित किया है। और जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं सर्वप्रथम आपसे करा देना चाहता हूँ। आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 50 से भी अधिक टीवी टॉक्स में उन्होंने शिरकत किया है, जिसमें मुख्यतः डीडी किसान दिल्ली शामिल है। 50 से भी ज्यादा इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो बरेली, ऑल इंडिया रेडियो उत्तराखंड, ऐसे तमाम कई ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस में उन्होंने भाग लिया है तथा अपनी मुख्य वाणी से अपनी ज्ञानवर्धक बातें किसानों तक पहुंचाई हैं। 12 से अधिक उन्होंने किसानों के लिए पुस्तकों का संकलन किया है, एडिटिंग किया है। 20 से भी ज्यादा 25 से भी ज्यादा इनके समसामयिक लेख, जिसे हम पॉपुलर आर्टिकल कहते हैं। 2 अंतरराष्ट्रीय सेमिनार्स में ये पुरस्कृत हैं एवं शुगर टेक, बायोटेक जैसे, जो कि गन्ने के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल है, उसमें इनका शोध पब्लिश हो चुका है। 10 से भी ज्यादा इनके शोध पत्र हैं। 4 अंतरराष्ट्रीय तथा 22 कुल अभी तक उन्होंने ट्रेनिंग हमारे किसान भाई एवं बहनों को गन्ने के क्षेत्र में दिया हुआ है। लगभग 1 दशक हो गए हैं, 10 वर्षों से भी ज्यादा ये किसानों के बीच में रह के अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा गन्ना एवं उससे जुड़ी हुई सभी शस्य कार्यों पे, रोग, कीट प्रबंधन तथा कई मुख्य बिंदुओं पे हमारे किसान भाई बहनों को अवगत करा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। यदि उपलब्धताएं, अवार्ड्स और रिकग्निशन की मैं बात कहूं तो शायद आज पूरा एक सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा मुझे हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ के विशेषताएं बताने के लिए। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ, जैसे प्रतिदिन मैं कहता हूं, अब मैं सभी हमारे किसान भाई बहन और लाइव सेशन में जुड़े हुए सभी व्यूअर्स से आह्वान करता हूं, बहुमुखी, बहुप्रचलित, बहुचर्चित युवा आज के हमारे एग्री एक्सपर्ट श्री SK पाठक जी का। पाठक साहब नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इफ्को किसान के फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में, और तथा इफ्को किसान की ओर से हमारे जो 1 लाख किसान भाई बहन हैं, जो हमारे इस पेज को फॉलो करते हैं और लाइव सेशन में जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हैं, श्रोता बंधु है, सारे वैज्ञानिक दर,
छात्र छात्राओं की ओर से मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इस लाइव सेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत सिद्धार्थ जी। सबसे पहले तो मैं इफ्को किसान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज के इस कोरोना महामारी काल में भी इफ्को किसान ने किसानों तक नई जानकारियां पहुंचाने के लिए, किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां अपडेट करने के लिए, उनके तक इस जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, इस समय हम किसान गोष्ठी नहीं कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, उस समय भी इफ्को किसान ने ये जो पहल की है, इसके लिए इफ्को किसान की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं उन सभी किसान बंधुओं को का स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं उन अपने वैज्ञानिक साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक साथी हों, चाहे विद्यार्थीगण हों, चाहे किसान बंधु हों। मैं सभी का इस कार्यक्रम में पूरी तरह से यूपीसीएसआर की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पाठक जी, सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का विषय इतना रोचक है, इतना जो है महत्वपूर्ण है कि अभी तक लगभग, अभी सेशन शुरू भी नहीं हुआ है, लगभग 60 से भी ज्यादा किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र छात्राएं, वैज्ञानिक गण। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सौरभ शंकर दुबे मध्य प्रदेश से, नीलेश चौधरी महाराष्ट्र से, संदीप नायक उड़ीसा से, संतोष यादव जी, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन मध्य प्रदेश से, मोनालिसा भट्टाचार्य जी प्रयागराज से, सौरभ शंकर दुबे जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, आज मैं ऑफिस में हूँ, डॉक्टर सुशील कुमार राय लखनऊ से, अशोकांत मिश्रा, धीरज पांडे, मुकेश भाई रूपावतिया गुजरात से, दया श्रीवास्तव जी सीतापुर से, मनोज पांडे जी उत्तराखंड से, केदार सिंह अमराटे जी, अमित कुमार यादव जी, शंकर जीएचपीएस जी, सुजीत सिंह जी, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, अमरीश सिंह यादव जी लखनऊ से, पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत, भूपेंद्र नेहरा जी मेरठ से। इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट करके हमारे एक्सपर्ट का आज आपने अभिनंदन किया है। मैं सेशन अपनी जो वाणी, अपनी जो है चर्चा शुरू करने से जो है पहले मैं बता दूं, एक बात मेरे से छूट गई थी। जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के, श्री एस.के. पाठक जी, ये प्रसार अधिकारी के पद में विराजमान हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में जो स्थित है। तो सर जी, जैसा कि आज के विषय के बारे में मैंने हमारे सारे व्यूअर्स को अवगत करा दिया है, एक छोटा सा हिंट दे दिया है, सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप इसकी एक पृष्ठभूमि दें तथा इंट्रोडक्शन देके बताएं कि मुख्यतः आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि गन्ने में समसामयिक कार्य। अगर हम देखें कि आज के इस टॉपिक को, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला यह है कि अगर आज हम बात करेंगे समसामयिक कार्य पे, कि इस समय गन्ने की फसल किस अवस्था में है, क्या उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, किस प्रकार के सस्य क्रिया की आवश्यकता है। एक तो हम इस पे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड चल रहा है, और इस पीक पीरियड में हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारी उपज बेहतर, हमें उपज मिले, हमारी उपज में कोई नुकसान ना हो। दूसरा पार्ट जो है गन्ने के रोगों के बारे में। जैसा कि जुलाई अगस्त में ये देखा जाता है कि गन्ने में बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है, और खासकर जो उस बीमारी की बात करें जो गन्ने के कैंसर के नाम से विख्यात है, तो उस बीमारी के भी लक्षण इस महीने से शुरू हो जाते हैं। तो हम दूसरे पार्ट में गन्ने की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां इस महीने में हमारे गन्ने के खेतों में दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा पार्ट है, गन्ने के कीट जो लगते हैं, कौन कौन से कीट हैं, जो चाहे वो बेधक कीट हैं या चूसक कीट हैं या कुतर कर खाने वाले कीट हैं, तो ये कौन कौन से कीट हैं जो इन महीनों में हमें सामान्यतः दिखाई पड़ते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर ये गन्ने का कीट है और उसके क्या नियंत्रण है। तो इस तरीके से हम अगर पूरी चर्चा की बात करें तो ये हमारी पूरी चर्चा 3 पार्ट में विभाजित है। इन तीनों पार्टों में हम बात करेंगे समसामयिक कार्य के बारे में, गन्ने के रोगों के बारे में और गन्ने में लगने वाले कीटों के बारे में। इन हमारी ये चर्चा 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगी आज की। जी सिद्धार्थ।
जी सर, आपने बड़े ही जो है विस्तृत रूप से एक ओवरव्यू दिया, एक आपने एक प्रारूप रखा कि आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो कैसा होगा। लगभग 10 ही मिनट हुए हैं और 60 से भी ज्यादा अधिक किसान भाई बहन हमारे साथ मौजूद है। सवालों की भी काफी लंबी फहरिस्त आ चुकी है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब की अभिनव कांत मिश्रा जी, आप बोल रहे हैं कि खाद नहीं मिलता है। भाई साहब, इस विषय पे चर्चा करने के लिए आप हमारे इस पेज पे जुड़े रहें तथा अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना राज्य यहाँ पे सुनिश्चित करके लिख दें। हम निश्चित ही आपके प्रश्न का जवाब देंगे। परंतु ये जो लाइव सेशन है वो गन्ने पे आधारित है, तो गन्ने से संबंधित मैं सभी किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूँ, यदि कोई भी परेशानी दिक्कत गन्ने से आधारित आपको आ रही हो, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कमेंट करके अपने प्रश्न पूछे, निश्चित ही हम उसका जवाब आपको देंगे। अमित कुमार यादव जी जो है पूछ रहे हैं कि इस मौसम में लीची के बागान में कौन सा खाद डाला जाए, कृपया बताएं। अमित कुमार यादव जी, फिर से मैं आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हूं, हम लाइव सेशन में हो सकता है अपने एक्सपर्ट के तहत ये प्रश्न का जवाब ना दें, परंतु सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे तथा आपको मार्गदर्शन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ और जो है प्रतिदिन हमारा ये लाइव सेशन देखें। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और राज्य सुनिश्चित करें, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके क्वेरी के लिए। जैसे कि दया श्रीवास्तव जी ने जो है पहले ही एक जो है प्रश्न पूछ दिया है कि गन्ने में जो 0232 ये जो प्रजाति है उसमें रेड रॉट एवं पुक्का बोइंग की समस्या बहुत आ रही है। कृपया इस प्रजाति के मुकाबले में अन्य प्रजातियों के बारे में भी मार्गदर्शन करें। दया श्रीवास्तव जी, धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। हमारे एक्सपर्ट इस सेगमेंट पे आएंगे, जैसे ही इस सेगमेंट पे आएंगे आपके सवाल का उचित जवाब मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, गौरव शर्मा जी, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। गौरव शर्मा जी, आपके मैं जो है प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक जो है अभी परिचर्चा कर दी है, एक आपने प्रारूप दे दिया है, हमारा आज का पहला सेगमेंट मैं चाहूंगा आप जरा सा प्रकाश डालें। इस समय जो गन्ने की फसल है वह मुख्यतः किस अवस्था में है और कौन कौन से मुख्य शस्य क्रियाएं, यदि हम कहें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, मेजर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन कौन से हमारे किसान भाई को करना चाहिए कि ताकि अच्छी बढ़वार हो, अच्छी ग्रोथ हो तथा आने वाले समय में उपज भी अच्छी रहे। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी सिद्धार्थ जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि इस समय गन्ने की अवस्था की अगर हम बात करें तो गन्ना अपने ग्रैंड ग्रोथ फेज में चल रहा है। इसको एलांगेशन फेज भी कहते हैं, या सीधी सी भाषा में आप ये समझ लें कि गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड चल रहा है इस समय। और ये जो पीरियड होता है, ये अवधि होती है जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, ये अवधि होती है ग्रैंड ग्रोथ फेज या एलांगेशन फेज। अब बात आती है कि इसको पीक पीरियड इस समय क्यों कहा जाता है। पीक पीरियड ये इसलिए है कि जुलाई से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक गन्ना हमारा प्रति सप्ताह लगभग 4.9 इंच की दर से बढ़वार करता है। प्रति सप्ताह 4.9 इंच की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 11-12 सेंटीमीटर प्रति सप्ताह गन्ना हमारा इस समय प्रति सप्ताह वृद्धि करता है। अगर किसान भाई ध्यान दें और देखें कि गन्ने पे अगर निशान लगा दें और एक हफ्ते बाद जाके देखें तो निश्चित रूप से 4.5 से 5 इंच के आसपास गन्ना प्रति सप्ताह वृद्धि करता है। ये अवस्था जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होती है। गन्ना यद्यपि पूरे वर्ष भर वृद्धि करता रहता है, लेकिन जब हम गन्ने की बुआई करते हैं फरवरी मार्च में, तो मार्च से लेकर के जून तक गन्ना प्रति सप्ताह केवल 0.8 इंच का मतलब लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता है। लेकिन जुलाई से लेकर के सितंबर तक यही चीज 11 से 12 सेंटीमीटर प्रति सप्ताह पे हो जाती है और अक्टूबर के बाद फिर पुनः गन्ने की रफ्तार वही हो जाती है, 1 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता है। अब बात आती है कि क्यों इसी पीरियड में गन्ना इतनी तेजी से बढ़ता है, क्यों, ये क्या कारण है कि जुलाई से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक गन्ना बहुत तेजी से वृद्धि करता है। उसका एक रीजन यह है कि गन्ने की बढ़वार के लिए जो सबसे उपयुक्त वातावरणीय परिस्थिति की बात करें, सबसे उपयुक्त जलवायु की अगर बात करें तो गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र मौसम से क्या है कि तापमान में गर्मी हो, तापमान अधिक हो
और वातावरण में ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो। यद्यपि मई जून में भी तापक्रम अधिक रहता है, लेकिन उस समय ह्यूमिडिटी नहीं रहती है वातावरण में, आर्द्रता नहीं होती है। और जुलाई से लेकर के अगर हम देखें सितंबर अक्टूबर तक, तो वातावरण में तापक्रम के साथ साथ आर्द्रता भी रहती है, जो हमारी गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसलिए इस अवधि में गन्ना बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहां तक कि गन्ने की पूरी बढ़वार का लगभग 80% गन्ना साल भर में जितना ग्रोथ करता है, जितनी बढ़वार करता है, उसका 80% इसी अवधि में पूरा हो जाता है। अब इस लिहाज से जो अवधि है जिसमें 80% गन्ना हमारा वृद्धि कर रहा है, तो उस अवधि में हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारी जरा सी चूक हुई तो हमारी बढ़वार प्रभावित होती है। अब बात आती है कि जब बढ़वार इतनी तेजी से हो रही है, तो क्या हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? पहली बात तो यह है कि ये बरसात का मौसम है और गन्ना लंबाई में वृद्धि करता है। गन्ना जब लंबाई में वृद्धि करता है तो तेज हवा से या हवा के साथ वर्षा चलने से गन्ने के गिरने की भी संभावना अधिक होती है। और जब गन्ना गिर जाता है तो गन्ना गिरने के बाद क्या नुकसान होता है? पहली बात तो ये कि गन्ने के वजन में कमी आ जाती है। वजन में कमी से मतलब हमारा सीधे सीधे उपज में कमी की बात आ जाती है कि हमें उपज कम मिलेगी। और इसके साथ साथ चीनी परते में भी कमी आ जाती है। गन्ने में जो चीनी होती है उसके रिकवरी में भी कमी हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि जब गन्ना गिर जाता है तो गन्ने की गांठों पे जो आंखें होती हैं, उन आंखों से जमाव होने लगता है और गन्ना बीज योग्य नहीं रह जाता है। और जब गन्ना गिर जाता है, गन्ना गिर जाने के साथ ही साथ, गिरने के साथ साथ उसमें चूहा और सूअर, ये कई तरह के जानवरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे हमारे नुकसान बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा जब हम गन्ने की कटाई करते हैं, गन्ना कटाई के बाद चीनी मिलों में सप्लाई के लिए ले जाते हैं, तो सप्लाई में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जहां पे हम एक ट्राली में अगर 50 कुंटल सीधा गन्ना रखते हैं, तो अगर गिरे हुए गन्ने की बात करें तो 45 कुंटल उसमें निश्चित रूप से हमें सप्लाई में भी दिक्कत आती है। तो ये गन्ना गिर जाने से हमें ये नुकसान होता है। अब बात आती है कि गिरने से बचाने के लिए हमें क्या करना है। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए हम गन्ने की बधाई करते हैं ताकि गन्ना गिरे ना। या हालांकि गन्ने को गिरने से बचाने के लिए हमें शुरू से लेके चलना पड़ेगा। शुरू से कहने का मतलब यह है कि जब हम गन्ने की बुआई करें तो गहरी बुआई करें। गहरी बुआई से यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि गहरी बुआई करें, लेकिन उसमें मिट्टी हम ऊपर केवल 2-3 सेंटीमीटर ही डालें। मिट्टी तब हम ज्यादा डालें जब गन्ना जम जाए और टिलरिंग उसमें हो जाए। तो अब इस समय वर्तमान स्थिति में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हम गन्ने की बधाई करें, बधाई करके गन्ने को बचाएं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इस समय क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय जो हमारे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भी जानकारी दी गई है, हमने कई सेशन भी किए हैं कि इस बार सामान्य से ज्यादा औसतन ज्यादा बारिश होगी, तो गन्ने की बधाई बहुत ही एक मुख्य शस्य कार्य एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हो जाता है, जो किसान भाइयों को अधिकतर ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर साहब, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी आ चुकी है, तो सर्वप्रथम मैं लेना चाहूंगा आज का पहला सवाल हमारे। बिल्कुल कि हाँ, सवाल ले लें हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल सवाल ले लें किसान भाइयों पे। गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं कि गन्ने में बढ़वार के लिए और कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या करें। तो गौरव जी, बढ़वार के लिए अभी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन किया। जो कीट नियंत्रण के लिए हमारे अगले सेगमेंट में हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, निश्चित ही आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इस सेशन के बाद। और आशा करूंगा मैं इस सेशन को देखने के बाद गन्ने से जुड़ी हुई कई अच्छी बातें आपको जानकारी मिलेंगी और उसको अप्लाई करेंगे। रियाजुल हक जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं, ये एक बहुत ही जो है कई किसान भाइयों ने पूछ दिया है इस सवाल को, और मैं चाहूंगा कि आप जरा सा मार्गदर्शन करें कि कोई ऐसा गन्ना बताइए जो 0238 से बढ़िया हो। जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई किसान भाई पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप जरा सा इनको गाइड करें। बिल्कुल, देखिए 0238 अच्छी प्रजाति है, बेशक इसीलिए किसानों में पॉपुलर हुई है। उपज की बात करें या चीनी पत्ते की बात करें, लेकिन अब और कई ऐसी प्रजातियां विकसित हो गई हैं। कई ऐसी प्रजातियां, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की, तो हमारे संस्थान द्वारा अभी पिछले वर्ष ही बहुत ही अच्छी प्रजाति विकसित हुई है। अच्छी प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारा ध्यान जाता है उसकी उपज पे, कि अगर कोई प्रजाति अच्छी है तो किसान की अगर बात करें तो किसान सीधे सीधे उसका दिमाग जाता है इसकी उपज कितनी है। और अगर चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल का ध्यान जाता है कि इसमें चीनी परता कितना है। तो मैं बता दूं आपसे, अभी पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा
गन्ने की नई किस्म अगेती विकसित की गई है, कोसा 13235। अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। उस प्रजाति को किसान भाई देख सकते हैं कि उसकी गन्ने की पत्तियां कितनी चौड़ी हैं, और गन्ने की पत्तियों की चौड़ी से तात्पर्य ये होता है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिन गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई अधिक होगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है तो पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया अधिक होती है, और जब भोजन बनने की प्रक्रिया अधिक होती है तो गन्ने की बढ़वाट बेहतर होती है। आपके बीच एक नई किस्म अगेती किस्म कोसा 13235 आ चुकी है, जिसका बीज इस वर्ष से हमारे संस्थान द्वारा किसानों में वितरित किया जाएगा। अभी अक्टूबर में यदि परिस्थितियां सामान्य रहीं कोविड-19 की, तो इस मेले में प्रदेश भर से जितने भी किसान आएंगे उनको इस प्रजाति का बीज गन्ना दिया जाएगा। और समितियों में भी हमारे निदेशक महोदय का ये प्रयास है कि समितियों के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा बीज अवश्य हम पहुंचा दें, जिससे किसानों तक पहुंच जाए। अगेती किस्म की बात करें, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, चाहे आप चीनी पत्ते की बात करें चाहे उपज की बात करें, दोनों में बहुत ही बेहतर प्रजाति है। और इसके साथ साथ सामान्य प्रजातियों की अगर बात करें तो सामान्य प्रजातियों में एक बेहतर प्रजाति विकसित हुई है, कोसा 13452। तो बहुत ही अच्छी प्रजाति है, सामान्य प्रजाति में बहुत ही अच्छी बढ़वार इसकी है, चीनी पत्ता भी अच्छा है। अगेती, अगर किसान अगेती प्रजाति ही अगर बोना चाहते हैं तो अगेती प्रजाति, हमें एक चीज तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगेती और सामान्य का संतुलन हमें बनाए रखना पड़ेगा। किसी एक प्रजाति पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सपोज करिए कि अगर किसी एक प्रजाति में कोई बीमारी आ जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक गन्ने का बीज ग्राम और किलो में नहीं लगता है, गन्ने का बीज कुंटल में लगता है। एक साथ इतने बड़े क्षेत्रफल को रिप्लेस करना किसी दूसरी वैरायटी से बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप अन्य प्रजातियां भी लगाएं। आपके बीच अच्छी प्रजातियां आ चुकी हैं। अगेती प्रजाति की अगर बात करें तो कोलक 94-184 बहुत ही अच्छी प्रजाति है, आप उसको लगा सकते हैं। को 0118 प्रजाति है, वो आप उसकी बुआई आप कर सकते हैं। यूपी 05125 अगर कहीं जल जमाव की स्थिति है वहां पे भी ये बेहतर पैदावार दे सकती है। ये अगेती किस्में हैं जिनकी पैदावार बहुत ही अच्छी है। कोसा 13231 हमारे संस्थान की जो है साल भर पहले विकसित हुई है, मध्यम पतला गन्ना है लेकिन बहुत ही अच्छी उसकी पैदावार है। तो आप इन प्रजातियों की बुआई करके आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। कोशिश हमें यह करना चाहिए सामान्य के साथ अगेती के साथ साथ सामान्य प्रजातियों की भी बुआई करें, ताकि प्रजातीय संतुलन हमारा बना रहे और हम किसी भारी नुकसान से बच सकें। जी सिद्धार्थ, आशा करते हैं रियाजुल हक जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि गन्ने की जो फसल है वो इतनी भारी भरकम फसल है और इतनी बहुतायत मात्रा में इसकी खेती होती है। इसकी बीज की भी जो दर है, बीज दर सीड रेट भी ग्राम या किलो में नहीं क्विंटलों में होती है। तो इसको रिप्लेस करना, इसको चेंज करना किसी दूसरी वैरायटी से इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो भी आप नई प्रजाति लगाएं उसको सोच समझ के वैज्ञानिकों की सलाह के द्वारा ही लगाएं। आंचल मिश्रा जी ने भी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, वो ये जो है आपसे जानना चाहते हैं कि सर गन्ने में इस समय खरपतवार नियंत्रण की कोई उपयुक्त विधि बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, एक बार पुनः मैं जो किसान अभी जस्ट जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका हार्दिक हृदय तल से आभार प्रकट करता हूं जो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया। अब बात आते हैं जो ज्ञानेंद्र पांडे जी ने जो प्रश्न पूछा है। गन्ने में खरपतवार की समस्या निश्चित रूप से बहुत अधिक होती है, और जब हम गन्ने में लाइनों से लाइनों की दूरी 3 फीट या 4 फीट या 4.5 फीट रखते हैं तो उसमें बीच में खरपतवार की समस्या बहुत ही अधिक रहती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण मैकेनिकली अगर करें तो बेहतर रहता है। मैकेनिकली में निराई गुड़ाई की बात आती है। कई तरह के कृषि यंत्र ऐसे आ गए हैं जो हम इन लाइनों के बीच में प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम रासायनिक खरपतवार नाशक की बात करें, रासायनिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम मैकेनिकली अगर खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई के साथ ही जब हम गुड़ाई करते हैं तो होता क्या है कि गन्ने की जड़ों में मृदा में वायु का जो संचार होता है वो बेहतर होता है। अगर जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो वायु संचार बेहतर होता है और गन्ने की जड़ों को पर्याप्त ग्रोथ करने का, क्योंकि
गन्ने हमारी फसल में जो भी हमें पता है कि जो भी हम गन्ने की फसल या कोई प्राप्त करते हैं, जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो जड़ों का विकास जितना बेहतर होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण उतना ही अधिक होगा। तो प्रयास हमारा सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम मैकेनिकली निराई गुड़ाई करें, कृषि यंत्रों के द्वारा कस्सी या फावड़े से इस तरीके से कर सकते हैं। बृहद स्तर पे जहाँ पे श्रमिकों का अभाव है, वहाँ पे हम रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और रासायनिक खरपतवार नाशकों में एक चीज ये बताऊं कि गन्ने में 2 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। 2 तरह के खरपतवार होते हैं। तो इन दोनों के नियंत्रण के लिए सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेट्रीब्यूजिन 70% 500 ग्राम और 2,4-D 58% की 2.5 लीटर, ये दोनों मिलाकर के। यहाँ ध्यान रखने की बात है, 2,4-D आप 58% की लीजिएगा, 80% वाली मत लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर के 1000 लीटर पानी में घोल करके अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आप खरपतवार से पूरी तरह से, दोनों तरह के खरपतवारों से नियंत्रण आप पा सकते हैं, चाहे सकरी पत्ती वाले हों या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब गन्ने की फसल में आपके गन्ने बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमें जो रासायनिक खरपतवार है उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। अन्यथा गन्ने की आंखों में उसमें जमाव होने लगता है, उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। तो जब आप गन्ना छोटी अवस्था में हो, टिलरिंग स्टेज में हो, तो उस समय इसका प्रयोग करके आप गन्ने में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्चिंग कर सकते हैं, 2 लाइनों के बीच में पत्ती बिछा करके भी हम खरपतवार को काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी सर, आशा करते हैं ज्ञानेन पांडे जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने सरलता से बताए हैं, जो विधियां, ये जो है दवाइयां बताई है। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आ रही। तो आशा करते हैं आपको उससे लाभ मिलेगा। आपके ऐसे तो कई सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ और सवाल लूं, परंतु मुझे अन्य किसान भाइयों के भी सवाल लेने हैं। तो डॉक्टर साहब, सवालों की फहरिस्त लंबी है, मैं एक दो सवाल और लूंगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बहुत बहुत स्वागत एवं अभिवादन किया है। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित वर्मा जी आपका नंबर मांग रहे हैं। निश्चित ही हम हमारे आज के एक्सपर्ट एस के पाठक जी का नंबर सेशन के अंत होते होते हम सभी किसान भाई बहन जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनको मुहैया करा देंगे। अरविंद सिंह जी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि गन्ने में अधिक कल्ले के लिए कौन कौन सी खाद और दवा का प्रयोग करें, कृपया इसकी जानकारी देने की कष्ट करें। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सही। ये सामान्य तौर पर किसानों की ये समस्या होती है, किसान भाइयों के फोन भी आते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का, और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम से जुड़े हैं। और जहां तक नंबर की बात है, मैं मोबाइल नंबर शेयर कर देना चाहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9759351464 9759351464। चलिए हम अब सवाल पे आते हैं। गन्ने में कल्ले निकलने की जो इनकी समस्या है, जनरली होता क्या है कि मैं बताऊं कि जब हम फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ना लगभग 30 से 35 दिन 40 दिन तक उसकी जमाव की अवस्था होती है। जमाव के बाद जब हम कल्ले, उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था होती है, टिलरिंग स्टेज कहते हैं उसको, जिसमें ब्यात होती है, गन्ने में ब्यात होती है। तो हमें इस अवस्था में कल्ले बेहतर निकलें, हमें क्या करना चाहिए? जमाव के पश्चात जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक, हम नत्रजन का 2/3 हिस्सा जो हम शेष रखते हैं टॉप ड्रेसिंग के लिए, उसमें पहली टॉप ड्रेसिंग जमाव के पश्चात करके और उसकी गुड़ाई कर देना चाहिए। जब हम गुड़ाई कर देते हैं तो मृदा में वायु का संचार बेहतर होता है, जो हमारे टिलर्स को बढ़ावा देता है, ब्यात को बढ़ावा देता है। एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को, जब टिलरिंग अवस्था होती है, किल्ले निकलने की अवस्था होती है, उस समय हम बार बार सिंचाई ना करें, लगातार सिंचाई थोड़ा सा रुक करके करें, तो इसका बेहतर परिणाम हमें मिलता है। इसलिए हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके
कि उसकी निराई गुड़ाई कर दें, जिससे कल्ले हमारे बेहतर निकलते हैं। ये अच्छा, लेट स्टेज में अगर हम बार बार सिंचाई करते हैं तो उससे हमारी टिलर्स प्रभावित होते हैं। एक चीज और टिलर्स में ध्यान देना चाहिए कि जब टिलरिंग हमारी हो है तो ये भी देखना चाहिए कि अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई तो 1 लीटर में अगर 12 से 15 से 20 कल्ले अगर निकल गए हैं तो उसमें हमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। एक्सेस टिलरिंग जब होती है, होता क्या है कि जब अनावश्यक अवांछित कल्ले निकलते हैं, जब कल्लों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसमें गन्ने बनने जो मिलेबल केन होते हैं, वो नेट मिलेबल केन वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी टिलरिंग अगर पूरी हो गई है, 15 से 20-22 कल्ले अगर निकल गए हैं तो हमें मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि अवांछित कल्ले नहीं होंगे, और जितने कल्ले हमारे निकले हुए हैं उनमें 80% 85% कल्ले हमारे गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। समय से हमें निराई गुड़ाई करना, समय से बुआई करना चाहिए। लेट प्लांटिंग, जनरल ये समस्या ये होती है कि जब हम अप्रैल लास्ट में या मई में जाकर के बुआई करते हैं और उसके बाद फिर जून लास्ट में जमाव होते हैं, उसमें बरसात शुरू हो जाती है, उस समय कल्ले निकलने जो टिलरिंग होती है वो थोड़ी हमारी प्रभावित होती है। तो हमें समय से एक तो कल्ले सही अच्छे निकले और समय से हमें बुआई कर देना चाहिए। बुआई के जमाव के पश्चात उसमें हमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और तीसरी चीज ये, जो हमारे उर्वरक की संस्तुत मात्रा है उसे हमें जून के अंत तक, मानसून से पहले ही हमें पूरी जो दोनों टॉप ड्रेसिंग हमारी बस्ती है उनको जून के अंत तक हमें अवश्य प्रयोग कर देना चाहिए।